जय हिंद। ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन है और हम यहाँ पे केवल टिक नहीं लगाते हैं, आपको वो टॉपिक जो है पूरा हम रिवीजन करवाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि आपको फास्ट रिवीजन करवाया जाए। तो चलिए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? देखिएगा, हर किसी को पता है, बट हम यही बात बोलते हैं कि हम यहाँ पे रिवीजन करवाएंगे आपको, ताकि उससे संबंधित एग्जाम में और भी जो पूछे जा सकते हैं आपको बन सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश की। ये मौर्य वंश से ही संबंधित है। तो जब मौर्य वंश से संबंधित है दोस्त, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो ये तो पूछा जा सकता है ना। तो संस्थापक की अगर बात कर देते हैं तो कौन है? तो कहे कि चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? तो कहे कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक है। ठीक है। अच्छा, इसके प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो इसका प्रधानमंत्री कौन था? तो कहे कि चाणक्य था। ये चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। अच्छा, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो कहे कि अर्थशास्त्र इस पुस्तक का नाम है। ठीक है। इसमें सप्तांग का चर्चा किया गया है। सप्तांग मतलब समझते हैं? सप्तांग मतलब होता है कि जो राजा के जो होते हैं 7 अंग होते हैं। ठीक है। वो कौन कौन है वो पूछा नहीं जाता है, इसलिए उसको रहने दीजिए। ठीक है। वो कौन कौन है बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, उसको रहने देते हैं। ठीक है। आज तक हमने एग्जाम में कभी नहीं देखा। ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत आया था। ठीक है। वो राजदूत कौन था? तो देखिएगा, राजदूत आया था कौन? तो कहे कि मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो कहिएगा कि इंडिका। अब ये इंडिका काफ़ी फेमस पुस्तक है, ये पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये पुस्तक कौन कौन लिखा है इंडिका को? तो कहे कि मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है। ये क्या क्या था? राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकेटस निकेटर का। सेल्यूकेटस निकेटर का ये क्या था? तो कहिए कि ये राजदूत था। निकेटर का ये राजदूत था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। ठीक है। अब ये अपने लास्ट समय में क्या करता है कि जैन धर्म को, ये उपासक किसका था? तो कहिए कि ये जैन धर्म का ये उपासक था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। 298 ईस्वी पूर्व की बात कर देते हैं। कब की बात कर देते हैं? 298 ईस्वी पूर्व में ये भद्रबाहु किसके? तो कहिए कि भद्रबाहु के नेतृत्व में ये क्या होता है कि ये श्रवण बेलगोला चला जाता है। श्रवण बेलगोला। अब श्रवण बेलगोला में ही क्या होता है? संलेखन विधि से, जिसको आप बोलते हैं क्या? भूखे प्यासे। संलेखन विधि से क्या करता है? ये अपना प्राण को त्याग कर देता है। प्राण को क्या कर देता है? ये त्याग कर देता है। कौन? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब संलेखन विधि से प्राण को त्याग कर दिया तो यानी ये खत्म हो गया। ठीक है। और जब खत्म हो गया तो इसके बाद राजा कौन बनेगा? तो इसका बेटा बनता है कौन? तो कहे कि इसका बेटा बनता है बिंदुसार। बिंदुसार की जब हम बात कर देते हैं तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो क्योंकि अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का क्या होता है? तो कहे कि नाश करने वाला। अच्छा, अब हम बात कर देते हैं कि इसका बेटा कौन था। इसका बेटा देखिएगा, अब तक्षशिला की हम बात कर देते हैं तो ये तक्षशिला जो यहाँ पे पड़ता है, ये तक्षशिला में 2 गो विद्रोह हुआ था। तो पहला विद्रोह को इसका बेटा जो एक था, एक बेटा का नाम क्या था? तो कहे कि सुसीम था। और दूसरा बेटा जो था अशोक था। तो अशोक छोटा था, ऐसे बहुत सारे इसके भाई थे। ठीक है ना। कहा जाता है कि 99 भाइयों को अशोक मारा था, उसके बाद ये राजा बना था। तो पहला विद्रोह को दबाने के लिए ये जाता है सुसीम। ठीक है। और दूसरा विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है? अशोक जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये इसकी मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। उसके बाद में कौन बनता है? गद्दी संभालता है कौन? अशोक बनता है। ठीक है। ये सुसीम को मार करके ये राजा बनता है। ठीक है। और अशोक गद्दी पर बैठता कब है? तो कहते 269 ईसा पूर्व में क्या होता है? ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है। अब जब 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है तो उसके पहले कहाँ का राज्यपाल था, यानी कहाँ पे शासन कर रहा था? तो अवंती पर ये शासन कर रहा था। अवंती पर ये क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। ठीक है। अच्छा से लिख देते हैं, अवंती का ये राज्यपाल था। यानी राजा बनने से पहले ये राज्यपाल जो था, ठीक है, ये राज्यपाल कहाँ का था? तो कहिए कि अवंती का था। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में भी आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे पर, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा चर्चा क्या करते हैं कि 261 ईसा पूर्व की हम बात कर देते हैं। ठीक है। 261 ईसा पूर्व।
अब 261 ईसा पूर्व में क्या होता है, कलिंग का युद्ध होता है, ठीक है, कलिंग का युद्ध होता है। अब कलिंग का युद्ध जब होता है 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का जब युद्ध होता है तो इसमें अशोक का हृदय पिघल जाता है, और हृदय पिघलने के बाद में क्या होता है, ये भेरी घोष जो था, ये भेरी घोष को त्याग देता है और धम्म घोष को अपनाता है, ठीक है, यानी युद्ध की नीति को ये छोड़ देता है और धर्म से, यानी धर्म से जीतने की बात करता है कि अब हम जो प्रजा, जो आस पास के जो पड़ोस राजा है वो हम धर्म से जीतेंगे, युद्ध से नहीं जीतेंगे उसको। तो भेरी घोष को खत्म कर देता है और धम्म घोष का पालन करने के लिए तत्पर होता है, ठीक है। अब इसकी चर्चा जो की गई है कलिंग युद्ध का, ये 13वां शिलालेख में किया गया है। कौन सा शिलालेख में किया गया, 13वां शिलालेख में किया गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और जब चर्चा कर लेते हैं तो अगला स्लाइड हम चेंज करते हैं। तो अगला स्लाइड में हम चेंज ये करते हैं कि इसके द्वारा 14 को शिलालेख लिखे गए हैं। तो 14 को में सब पूरा को मत याद कीजिए, थोड़े थोड़े करके याद कीजिएगा, आपको याद सब हो जाएगा। एक ही बार में याद कीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा पहला में क्या बोला गया है, जो पहला शिलालेख जो था 14 को बृहद शिलालेख है, ठीक है। तो पहला में क्या बोला गया है कि पशु बलि जो था ना, पशु बलि, ये पशु बलि को निषेध कर दिया, यानी जो भी जिते ये पशु बलि नहीं दिए जाएंगे, इसके जो राज्य में पशु बलि नहीं दिए जाएंगे। यानी पहला शिलालेख में है उसमें क्या बात कहा गया है, तो पशु बलि को निषेध कर दिया गया, ठीक है, अच्छा यानी रोक दिया गया। दूसरा की हम बात कर देते हैं, तो दूसरा में क्या था, देखिएगा एक की दूरी हम नहीं बताएं, एक की दूरी बताएंगे ना तो बता तो देंगे बट याद नहीं रह पाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े बताते चलेंगे, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और लंबे समय तक आप भूलिएगा नहीं। अच्छा दूसरा शिलालेख में क्या था, पशु और मनुष्यों दोनों के लिए, पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सीय व्यवस्था का बात कहा गया है। किसका, तो कहा गया चिकित्सीय व्यवस्था का, यानी चिकित्सा का बात किया गया है किसमें, दूसरा शिलालेख में, ठीक है। अब हम सीधा इग्रहमा पे आते हैं, ठीक है। इग्रहमा की जब हम बात कर देते हैं तो इग्रहमा में क्या कहा गया है, ये धम्म घोष की बात किया गया है। किसका बात किया गया है, धम्म घोष की बात किया गया है, ठीक है। अच्छा बरहमा शिलालेख में क्या कहा गया है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की क्या नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति किया गया है, ठीक है। ये किस में बोला गया है, तो क्या कि बरहमा शिलालेख में बोला गया है, ठीक है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति बरहमा शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए और 13वां शिलालेख में अभी हमने चर्चा ही किया, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया है, ठीक है। और 14वां शिलालेख की अगर हम बात कर देते हैं तो जो जनता था ना, ये धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जनता को, धार्मिक जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, किसको, जनता को, ठीक है, यानी प्रजा को। तो देखिएगा आज हम कितना याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 14 गो में से हमने 6 गो याद कर लिया, बाकी बच गया 8 गो। धीरे धीरे इसी तरीके से हम याद करते चलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, पढ़ तो लीजिएगा बट वो दिमाग में नहीं रह पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा और भी इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा इसके शिलालेख जो है ये कई आपको भाषाओं में देखने को मिलता है, ठीक है ना, कई सारे आपको लिपि में देखने को मिलता है। देखिएगा एक था ग्रीक, अरमाइक, ग्रीक था, अरमाइक था, ब्राह्मणी और खरोष्ठी, ये खरोष्ठी लिपि में आपको देखने को मिलता है। अच्छा ग्रीक और अरमाइक लिपि आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिएगा ग्रीक और अरमाइक लिपि जो आपको देखने को मिलता है ये अफगानिस्तान में, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये खरोष्ठी लिपि की बात कर देते हैं, तो खरोष्ठी लिपि मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी में आपको देखने को मिलता है, शाहबाज गढ़ी में आपको देखने को मिलता है। ये कौन सा, खरोष्ठी लिपि। और बाकी जो शेष भारत है वहाँ पे आपको ब्राह्मणी लिपि आपको देखने को मिलता है। ये किसका है, अशोक का। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बता दे रहे हैं, नहीं सब इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन में।
प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि आपको शेष भारत में देखने को मिलेगा, और शाहबाज गड्डी और मानसेहरा में आपको खरोष्टी लिपि देखने को मिलेगा, और ग्रीक और अरमाइक आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो कहिए कि अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ब्राह्मणी लिपि की बात कर देते हैं तो ये बाएं से किधर की ओर, तो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। और ये खरोष्टी लिपि की अगर हम बात कर देते हैं तो ये दाएं से किधर की ओर, तो कहिए कि बाएं की ओर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो कहिए कि नहीं भैया कोई दिक्कत भी नहीं है, समझ में भी आ रहा। तो और भी चर्चा कर ले क्या, चलिए रहने देते हैं, नहीं तो फिर कहिए कि एक ही चीज़ एक ही क्वेश्चन में इतना देर लगा दोगे यार, कोई बात नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे हम बताते चलेंगे। अब पूछा गया सम्राट अशोक की राजधानी, तो देखिएगा इसका पिताजी जो थे, ठीक है, किसके पिताजी, तो कहिए कि मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो कहिए कि पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र में बनाया था तो कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, वो भी बिंदुसार भी रखा और ये भी अशोक भी रखा, ठीक है। तो इसका राजधानी कौन सा हो जाएगा, पाटलिपुत्र ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था, अगली बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 132। अब बोला क्या गया है कि कलिंग युद्ध, देखिए जब एक बार डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। अभी कलिंग युद्ध का चर्चा किया 261 ईसा पूर्व में, चर्चा किया कि नहीं किया, हाँ तो बिल्कुल चर्चा किया, ठीक है। से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, नहीं। बिंदुसार था, नहीं। अकबर कहाँ से आ जाएगा, काफी बात की बात है, अशोक था, ठीक है। अब अशोक की बात कर देते हैं तो ये अपने जब राज्याभिषेक किया था तो 10वें वर्ष की बात कर देते हैं तो 10वें वर्ष ये बोध गया में गया था, ठीक है। और 12वें वर्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो 12वें वर्ष ये कहाँ गया था, तो ये गया था निगाली सागर में, ठीक है, निगाली सागर। और 20वें वर्ष की बात कर देते हैं, 20वें वर्ष की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, 20वें वर्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो 20वें वर्ष ये कहाँ गया था, देखिएगा 20वें वर्ष जब हम बात कर देते हैं तो ये लुम्बिनी, जो उनका जन्म स्थान है ना, लुम्बिनी की यात्रा पे गया था, लुम्बिनी यात्रा पर था। तो वहाँ पे जो कर व्यवस्था था 1/6 से घटा करके कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था, जब यात्रा किया था ना तब। तो देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ आप ये रट करके जाइएगा एग्जाम में, खत्म हो जाइए कहानी आपको वहाँ पे खत्म, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए बस। अब क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, हम तो कहते हैं कि ये वाला जो गलती करेगा, ठीक है ना, उनको तोप से बांध करके सीधा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोधि वृक्ष, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या यहाँ ये क्वेश्चन जो डाला गया है तो क्या हम रिवीजन नहीं कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में इनका क्या होता है, तो कहिए कि जन्म होता है, ठीक है, किनका, गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, तो कहिए कि मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इनके पिता की बात कर देते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था, तो कहे कि सुदोधन इनके पिता का नाम था, सुदोधन इनके पिता का नाम था। कौन से कुल के थे, शाक्त कुल के थे, शाक्त कुल के थे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं। सबसे इस प्रथम उपदेश की अगर हम बात कर देते हैं तो प्रथम उपदेश ये कहाँ दिए थे, तो कहे कि सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है, सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं। सर्वाधिक की जब हम बात कर देते हैं तो सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ देते हैं, तो कहे कि श्रावस्ती में ये देते हैं, ठीक है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इनका मृत्यु जो होता है, ये मृत्यु कहाँ होता है, तो कहे कि कुशीनगर में होता है। और जो मृत्यु होता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो प्रथम जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो वो उस घटना को क्या बोला जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो जो पहली बार जो उपदेश देते हैं ना,
तो उस घटना को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। और घर से जब चले थे, ठीक है, तो उस घटना को क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें जो है ना आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। बोला क्या गया है कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो किस मौर्य वंश का, देखिए हमने अभी चर्चा किया, तो कौन सा हो जाएगा? अशोक तो बाद में ना आएगा जी, खत्म। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अभी हमने चर्चा किया है तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते हैं। अब देखिएगा भारत का नेपोलियन, हम सबको पता है कि इसका आंसर सब हम जान रहे हैं कि सबको पता है, बट मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको रिवीजन करवाना। देखिएगा बात कर रहे हैं गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो देखिएगा स्थापना की बात कर देते हैं तो श्री गुप्त ने किया था। इसके बाद कौन बनता है? तो कहे कि घटोत्कच बनता है, घटोत्कच बनता है। अब दोनों कोई बड़ा राजा नहीं था, इसलिए इन्होंने राज्य उपाधि जो लिया, महाराज का उपाधि लिया सिर्फ। इसमें बड़ा राजा बनता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, ठीक है। और 319 ईस्वी में ये क्या होता है? राज्याभिषेक करता है। इसलिए एक संवत चलाता है, उस संवत का नाम क्या था? तो कहिए कि गुप्त संवत। तो पूछेगा कि गुप्त संवत किसने चलाया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ठीक है। इसकी उपाधि की अगर हम बात कर देते हैं तो इसकी उपाधि क्या था? तो कहे मगधाधिराज। इधर मगधाधिराज, ठीक है। मगधाधिराज का ये उपाधि धारण किया था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसने विवाह जो किया था, इसने विवाह किया था लिच्छवी की एक राजकुमारी थी। कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन? तो एक कुमार देवी। अब ये कुमार देवी से क्या करता है? विवाह करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इस जो राजा बनता है वो कौन बनता है? तो कहे कि समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त लगभग 335 ईस्वी में ये बनता है, ईस्वी में बनता है, ठीक है। और इसका उपाधि पूछा जाता है तो उपाधि को ध्यान रखिएगा। उपाधि देखिएगा, उपाधि जो था पराक्रमांक, क्रमांक, पराक्रमांक, परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत, ठीक है। विक्रमांक, विक्रमांक, ये सभी के सभी उपाधि धारण किया था, ठीक है। और इसको इसको बात कर देते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन? देखिएगा, भारत का नेपोलियन कहने का रीज़न इसलिए है कि इसने दक्षिणावर्त के, किसने? क्योंकि दक्षिणावर्त के 12 राजा, यानी 12 राजा, और आर्यावर्त के 9 राजा को ये हराया था। यानी अपने जीवन काल में ये क्या था? एक भी बार हराया था, ठीक है। एक भी बार नहीं हारा था, इसीलिए भारत का इसे नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन ये शब्द गलत है, क्योंकि नेपोलियन तो एन्ने की बात है ना, कब की बात है, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त कब की बात है, समझ रहे हैं? तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन जो बताया जाता है किताब में वही हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। और डायरेक्ट हम ऑप्शन पर नहीं जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय तो होगा नहीं, समुद्रगुप्त होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? देखिएगा, विशाल स्नानागार की अगर हम बात कर देते हैं तो आपको ये कहाँ से मिला है? तो कहिए कि मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल स्नानागार। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो की बात कर देते हैं तो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, इसकी खोज की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका खोज कौन किए थे? तो कहे कि 1922 ईस्वी में कौन किए थे? तो कहे कि राखल दास बनर्जी ने किया था। ये पूछता है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात कर देते हैं तो मोहनजोदड़ो जो है ये पड़ता कहाँ है? तो कहे कि ये पाकिस्तान में पड़ता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे
बड़ा स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल ये खुदाई के दौरान मिला था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? तो देखिए मृतकों का टीला होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं। कालीबंगा की अब हम बात कर लेते हैं, अलग पेन चेंज करते हैं, कालीबंगा की बात कर देते हैं तो ये राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काली जी घरे घरे, ठीक है, घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है कालीबंगा। अच्छा, यहाँ से मिला क्या है? तो देखिएगा, जूते हुए खेत के साज, जूते हुए खेत के साज, खेत के आपको साक्ष्य जो मिले हैं ये आपको कालीबंगा से मिले हैं। अच्छा, अग्निकुंड देखे हैं ना, अग्निकुंड, ये अग्निकुंड भी आपको कालीबंगा से देखने को मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोथल की बात कर लेते हैं तो लोथल कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहे कि ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ है भाई आप? तो कहे कि ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से आपको बंदरगाह मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं, ठीक है, जिसको डॉकयार्ड भी बोला जाता है। और दो शवों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य जो मिले हैं यहीं से मिले हैं। पूछा जाता है दो शवों को एक साथ, ठीक है, एक साथ दफनाने के साक्ष्य, दफनाने के साक्ष्य जो मिले हैं आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। हाथी की दांत की बात बोलते हैं, हाथी की दांत, तो हाथी की दांत भी आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हड़प्पा का। तो मेरा आंसर तो पता चल गया ना कि क्या है जो, लेकिन जब हम बात करते हैं हड़प्पा की तो देखिएगा, हड़प्पा की जब हम बात कर लेते हैं तो यहीं पे लिख देते हैं ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कहाँ? तो कहे कि ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आपको कांसे का दर्पण देखने को मिलता है, ठीक है, कांसे का दर्पण आपको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ गया। इसका आंसर तो आपको 2 हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या था? सिंधु घाटी तो पढ़ ही लिए हमने, अजंता को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, अजंता की बात कर देते हैं, ये चित्रकला वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है। तो ये कौन से, ये जो ऑप्शन दिया गया है वो आपको बताना है। तो यह अजंता की गुफा किसी एक समय काल में इसका निर्माण नहीं हुआ, इसके निर्माण के काल कई खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। कई सौ वर्ष लगे हैं अजंता की गुफा का आपको विकास होने में, ठीक है। तो ये अजंता की गुफा जो है ये बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कहे कि बौद्ध धर्म से आपको संबंधित है। वहाँ पे चित्रकला जो यहाँ पे आपको 30 गुफा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, और इसको यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। ये पड़ता कहाँ है? तो ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता की गुफाएं, ठीक है। तो कहाँ पे? अब बौद्ध धर्म से संबंधित है तो देखते हैं सहानुभूतिक बुद्ध, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सेशन के बारे में आपको बताइएगा, कोई कमियां रहेगा तो बताइएगा, हम जरूर दूर करेंगे, ठीक है। और बस यही कहेंगे दोस्त, पढ़ते रहिए, ठीक है। शुक्रिया।